हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। तो पार्ट सेकंड में अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुप से। ठीक है, आपने 10th क्लास में ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे, तो एक बार वापस अच्छे से फोकस करना, हर चीज अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले है कि ये ब्लड ग्रुप मतलब क्या है कि ह्यूमन का जो ब्लड है उसके बेसिस पे बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, इन कैटेगरीज को क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कैटेगरीज किस बेसिस पे बनेगी। तो जो आरबीसी जो होती है उसकी सरफेस पे बहुत सारे तरह के एंटीजन होते हैं और इन एंटीजन के बेसिस पे ब्लड को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट कैटेगरीज क्या कहलाएगी, ब्लड ग्रुप कहलाएगी। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है वो आरबीसी के सरफेस एंटीजन के बेसिस पे बनते हैं। दो तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम फेमस है, इसके अलावा भी और ब्लड ग्रुप सिस्टम हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन। लेकिन दो फेमस ब्लड ग्रुप जो ब्लड ग्रुप्स है वो है एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक है आरएच सिस्टम। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो ए और बी सरफेस एंटीजन पे बेस्ड होता है और जो आरएच सिस्टम जो होता है वो आरएच एंटीजन पे बेस्ड होता है। और ये सारे एंटीजन होते क्या है, आरबीसी की सरफेस पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इनके अलावा और भी एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बेसिस पे ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के, ए बी, ए बी और ओ। और आरएच सिस्टम के हिसाब से 2 तरह के, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले स्टार्ट लेते हैं एबीओ सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम जो होता है वो 2 सरफेस एंटीजन पे बेस्ड होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और जो दोनों के दोनों एंटीजन है वो बेसिकली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये एबीओ सिस्टम किसने दिया था, आप नोट कर लेना, मैं यहां लिखना भूल गया। कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और ये जो एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और ये एंटीजन के टूवर्ड्स में एंटीबॉडी भी बनती है। तो 2 तरह की एंटीबॉडी हो सकती है और वो एंटीबॉडी कहां होगी, प्लाज्मा में होगी। एंटीजन कहां पे प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे, और जो एंटीबॉडी बनेगी वो कहां होगी, ब्लड प्लाज्मा में। और वो भी 2 तरह की हो सकती है, एंटी ए जो ए एंटीजन के खिलाफ बनती है, एंटी बी जो बी एंटीजन के खिलाफ बनती है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी ए को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और एंटीबॉडी बी को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कैपिटल लेटर्स में क्या डिनोट किए जाएंगे, एंटीजन ए और बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 तरह के एंटीजन हुए और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर्स में डिनोट करेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए और बी एंटीजन है, इन्हें ए ग्लूटिनोजन कहते हैं और ए और बी एंटीबॉडी जो है उसे ए ग्लूटिनिन कहते हैं। अब ये नाम अभी अपन समझते हैं क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखो। तो इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। अगर किसी पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए, और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी। चलो पहले अपन सिर्फ एंटीजन पे फोकस करते हैं। तो अगर एक पर्सन है उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो वो कौन से ब्लड ग्रुप का होगा, ए ब्लड ग्रुप का। अगर उसकी आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन है तो वो बी ब्लड ग्रुप का। अगर उसकी आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप का। और अगर उसकी आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है, ऐसे नहीं लिखेंगे कि कोई एंटीजन नहीं है। कौन से एंटीजन नहीं है, ए और बी एंटीजन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, ओ ब्लड ग्रुप का कहेंगे। ठीक है, अब एंटीबॉडी जो बनते हैं वो एंटीजन को खत्म करने के लिए बनते हैं। तो इसका मतलब अपनी जिसकी बॉडी की सरफेस पे या जिसकी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडी ए तो नहीं होगी क्योंकि वो फिर खुद के एंटीजन को खत्म थोड़ी करेगी। तो उसकी प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी। क्यों, क्योंकि उसने बी एंटीजन नहीं है उसकी बॉडी का, तो वो बी एंटीजन के खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। जिसकी आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन है उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए। अब जिसकी आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों ही एंटीजन है, अब उनको अपने अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनानी चाहिए, ना ए के खिलाफ ना बी के खिलाफ, क्योंकि वो तो खुद के ही एंटीजन है। और जिसकी आरबीसी की सरफेस पे दोनों एंटीजन नहीं है उनमें दोनों ही एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वापस रिपीट करते हैं,
ए ब्लड ग्रुप वाले कौन से होंगे? जिनकी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगी। बी ब्लड ग्रुप वाले कौन से कहलाएंगे? जिनकी आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन होगा और प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कौन से कहलाएंगे? जिनकी आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन होंगे और प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ए एंटीबॉडी ना बी एंटीबॉडी। ठीक है, दूसरी एंटीबॉडीज होगी, ए और बी की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले कौन से होंगे? जिनकी आरबीसी की सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है और उनकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है, इफ इन समवन्स बॉडी blood of different blood group is mixed together, then due to antigen antibody reaction erythrocytes stick together and form a bunch और एक क्लम्पिंग हो जाएगी, जिसको क्या कहेंगे? एग्लूटिनेशन, और ये डेथ भी कर सकता है। क्या कह रहा है ये लाइन? सपोज करो जैसे ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन था और इसमें मैं बाहर से बी ब्लड ग्रुप का ब्लड मिक्स कर दूं, तो जो बाहर से बी ब्लड ग्रुप आएगा उसमें कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन। और पहले से यहां पर कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी बी है। तो ये एंटीबॉडी बी इस बी एंटीजन को क्या करेगी? इसके ऊपर जाके चिपक जाएगी और जो आरबीसी बाहर से आ रही है उन सारी आरबीसी को एक दूसरे के साथ जोड़ लेगी, एक बड़ा सा मास बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस क्लम्पिंग को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। और ये कब होता है? जब अपन किसी पर्सन में दूसरा ब्लड ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन, और इससे डेथ भी हो सकती है। अब मेरे इस प्रोसेस को अच्छे से समझे। देखो, ये जो मैं समझा रहा हूं ये थोड़ा बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आप अच्छे से समझे, छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्लूटिनेशन होता कैसे। तो देखो, जो एंटी ए और एंटी बी बनती है ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि 5 तरह की एंटीबॉडी होती है। गैम्ड नाम से याद भी रख सकते थे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। तो ये जो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी बनते हैं वो बेसिकली आईजीएम तरह की होती है। कौन से टाइप की होती है? आईजीएम। और ये कैसी होती है? पेंटामेरस होती है। एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे वाई शेप का स्ट्रक्चर था, यहां पेंटामेरस से बोले तो यहां पर ऐसे कितने होंगे? 5 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि ये किसी पर्सन का मतलब एंटीबॉडी है, सपोज करो ये एंटीबॉडी बी है। ठीक है, और बाहर से मैंने जो आरबीसी लाया हूं उसके ऊपर पहले से ही कौन सा है? एंटीजन बी। मैंने ए ब्लड ग्रुप वाले में बी ब्लड ग्रुप ऐड कर दिया, तो जो बाहर से आरबीसी आएगी, जैसे ही आरबीसी आएगी ये वाला जो पेंटामेरस एंटीबॉडी वाला मॉलिक्यूल है वो आरबीसी की सरफेस पे जाके क्या होगा? चिपक जाएगा। और एक तरफ से ये एक जो पार्ट है, जो एक इसका मोनोमर है, उससे एक आरबीसी पे, ऐसे दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे, बहुत सारी आरबीसी को अपनी सरफेस पे चिपका लेगा। बोले तो ये आरबीसी सारी एक दूसरे के पास में आके क्या हो गई है? चिपक गई है, स्टिक्ड हो गई है। ये तो ऐसे डायग्राम में बहुत बड़ा सा दिख रहा है, इतना तो होता नहीं है। तो ये एक दूसरे के पास में ऐसे सब एक दूसरे के पास में चिपक गई और एक बड़ी सी क्लम्प बन जाता है। और इस क्लम्पिंग को, इस ग्रुपिंग को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन। ठीक है, अब ये सारी आरबीसी खराब हो जाएगी, जिससे अपनी बॉडी में बहुत सारा क्या करना पड़ेगा? आरबीसी के डिग्रेडेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जैसे हार्मफुल सब्सटेंस की अमाउंट बहुत ज्यादा बनेगी और अपनी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो रहा है, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी क्या होता है? एग्लूटिनेशन। और ये क्लम्पिंग कर कौन रहा है? तो देखो, एंटीबॉडी कर रहा है। कौन कर रहा है? एंटीबॉडी। यही वजह है कि एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन। ठीक है, लेकिन ये एंटीबॉडी आई कहां से? एंटीजन की वजह से आई। तो एंटीजन जो था उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं एंटीजन वो था जिसने एग्लूटिनिन प्रोड्यूस करवाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजन। तो एंटीबॉडी तो कहलाता है एग्लूटिनिन और एंटीजन कहलाता है एग्लूटिनोजन। और जब मिसमैच एंटीजन और एंटीबॉडी हो जाते हैं तो फिर वो क्या होता है? अपने क्लम्पिंग कर देते हैं। यहां मिसमैच का मतलब ब्लड ग्रुप से। ठीक है, तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाले में बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ऐड कर दें या बी वाले में ए वाले का ब्लड ऐड कर दें तो ऐसे क्लम्पिंग हो सकती है। और भी मिसमैच होते हैं जिसको अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसे दूसरे ब्लड का ब्लड चढ़ाते हैं, दूसरे ब्लड ग्रुप का, तो हो सकता है कि क्या हो? एग्लूटिनेशन, जिसमें आरबीसी क्या होती है? एक दूसरे की सरफेस पे आके चिपक जाती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन।
और ये एग्लूटिनेशन किसकी वजह से होता है? एंटीबॉडी की वजह से, जिससे इस वजह से एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन एंटीबॉडी बनते क्यों है? क्योंकि एंटीजन की वजह से बनता है, इसलिए एंटीजन को एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह का अपने ब्लड ग्रुप था एबीओ ब्लड सिस्टम से। और पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे ये डिस्कस करते हैं कि कौन किसके कंपिटेबल है और कौन किसके इनकम्पिटेबल है, कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तो नेचुरल केस में क्या होता है कि पर्सन के पास जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी नहीं होती, तो जो उसके पास एंटीबॉडी है वैसे ही एंटीजन का ब्लड अगर बाहर से आ जाए तो फिर क्या हो सकती है? क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन हो सकता है। इसका मतलब अगर पर्सन के पास एंटीबॉडी ए है और बाहर से एंटीजन ए आ जाए तो क्लम्पिंग हो जाएगी, पर्सन के पास एंटीबॉडी बी है और बाहर से एंटीजन बी आ जाए तो भी क्लम्पिंग हो जाएगी। तो अपन देखते हैं कि कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो देखो, रिसीव करते समय अपन को यह देखना है कि उस पर्सन के पास एंटीबॉडी कौन सी और डोनर के पास उसी लेटर का एंटीजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये ए ब्लड ग्रुप है और इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? बी एंटीबॉडी है, तो जो डोनर है उसके पास बी लेटर का एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए देखते हैं, तो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? बी, तो बी वाला जो भी ब्लड ग्रुप है ये उससे ब्लड नहीं ले सकता, बी लेटर वाले से, तो बी से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, क्योंकि इन दोनों में कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन होगा। तो किस किस से ले सकता है? ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। अगर बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए एंटीबॉडी, तो ये ए अल्फाबेट वालों से नहीं ले सकता, तो ए से नहीं ले सकता, ए बी से नहीं ले सकता, तो बी किससे ले सकता है? बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सबसे ले सकता है। ओ में ए बी है और बी भी है, इसका मतलब ये ए अल्फाबेट वाले से भी नहीं ले सकता, बी अल्फाबेट वाले से भी नहीं ले सकता और ऑब्वियस थिंग है ए बी से भी नहीं ले सकता। ये सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से। तो अपन इसके बेसिस पे टेबल बना लेते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाला किससे रिसीव कर सकता है? ए और ओ से। बी ब्लड ग्रुप वाला किससे रिसीव कर सकता है? बी और ओ से। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला किससे रिसीव कर सकता है? ए बी और ओ। यही वजह है कि ए बी को एबीओ सिस्टम में यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। जब प्लस माइनस ऐड करेंगे, आरएच सिस्टम ऐड करेंगे, तब फिर और अलग बात होगी, लेकिन एबीओ सिस्टम इन 4 ब्लड ग्रुप में देखा जाए तो एबी कैसा होता है? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। और ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से। अब देने की बारी, तो देते समय अपन को यह देखना है कि रिसिपिएंट के पास में वो सारे एंटीजन होने चाहिए जो डोनर के पास थे। ठीक है, तो डोनर के पास ए एंटीजन है तो रिसिपिएंट के पास में भी ए होना चाहिए। डोनर के पास बी एंटीजन है तो रिसिपिएंट के पास भी बी होना चाहिए। डोनर के पास ए और बी दोनों है तो रिसिपिएंट के पास भी ए और बी दोनों ही होने चाहिए। डोनर के पास कोई एंटीजन नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो किसको डोनेट कर सकता है? जिसमें ए होना चाहिए, तो ए को दे सकता है और ए बी वाले को दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है? बी वाला उसको दे सकता है जिसमें बी होना चाहिए, तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, ए बी वाला उसको दे सकता है जिसमें ए भी हो बी भी हो, ऐसा ये खुद ही होगा। और ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब ये सबको दे सकता है, इसलिए ओ को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ये समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते, देखो एक पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस रिपीट कर देता हूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये आपकी बुक में दे रखा है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जब कार्ल लैंडस्टीनर ने ये ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था तो उन्होंने 3 ब्लड ग्रुप बताए थे, ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो 1 साल बाद में डेकेस्टेलो और स्टुरली इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे उसकी एक जीन होगी, और अगर वो जीन होगी तो वो किसी ना किसी क्रोमोसोम पे होगी। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 1 से लेके 23 क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम 2 बार होता है, पैटर्नल और मैटरनल। तो टोटल 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। तो जो 9th क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर एबीओ की जीन होगी। ठीक है, और वो एबीओ की जीन जो होती है वो 3 तरह के एलील रखती है। जनरली एक जीन जो होती है वो 2 एलील रखती है। जैसे आपने 10th में पढ़ा हो, जैसे अपन पी प्लांट का पढ़ते थे,
तो जो लेंथ की जीन थी वो टॉल और ड्राफ दो एलील रखती थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन यहां पर जो एबीओ की जीन है वो दो नहीं तीन एलील रखती है, और ये एक मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। जब आप जेनेटिक्स करोगे तो ये मल्टीपल एलील के टॉपिक में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तीन एलील कौन कौन से? आई ए, आई बी, स्मॉल आई और आई के ऊपर ओ भी लिख सकते हैं। इसको अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा ओ से भी डिनोट करते हैं। वैसे ये सिंबल ज्यादा सही रहेंगे, आई के ऊपर कैपिटल ए, आई के ऊपर कैपिटल बी और स्मॉल आई, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी जो है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल आई ए जो रिसेसिव है। और अपन ने सीखा था कि रिसेसिव एलील को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। डोमिनेंट होने का क्या मतलब है? ये अपना कैरेक्टर जरूर शो करेगा, ये भी अपना कैरेक्टर जरूर शो करेगा, और ये अपना कैरेक्टर तभी शो करेगा जब इन दोनों की एब्सेंस होगी, ठीक है। अब ये दोनों ही डोमिनेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? को डोमिनेंट। अगेन जब आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे तो एक हेडिंग आएगी को डोमिनेंस, और उसके एग्जाम्पल में आप ए बी ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है वहां पर जब अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो दो बार आएगा, एक मल्टीपल एलील के केस में और एक को डोमिनेंस के केस में। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं आपको एक थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा समझाता हूं जो आपकी बुक में नहीं दे रखा। ये नीचे वाला जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझना, तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों डोमिनेंट क्यों है और ये रिसेसिव क्यों है, और कुछ और भी चीजें मालूम चलेगी। तो अच्छे से सुनना। जब अपना इरिथ्रोपोइसिस होता है, बोले तो आरबीसी फॉर्मेशन होती है, तो सारे पर्सन की आरबीसी की सरफेस पे पहले से एक एंटीजन होता है जिसको कहते हैं एंटीजन एच। क्या कहते हैं? एंटीजन एच। अब ये एंटीजन एच जो है वो मॉडिफाई होकर ए एंटीजन में कन्वर्ट हो सकता है, वो बी एंटीजन में कन्वर्ट हो सकता है, और वो एच का एच ही रह सकता है। तो अगर मान लो उस पर्सन में आई ए एलील है, तो वो एलील क्या करेगा? जीन क्या करती है बेसिकली? कोई एंजाइम, कोई प्रोटीन, कोई हार्मोन कुछ बनाती है और अपना कैरेक्टर क्या कराती है? प्रोड्यूस करवाती है। तो ये जो आई ए एलील जो होगा वो एक एंजाइम के लिए क्या करता है? कोडिंग रखता है। बोले तो जिसमें ये आई ए होगा उसमें एक एंजाइम बनेगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइल ट्रांसफेरेज, और ये क्या करेगा? एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइल शुगर जो होती है उसको एच एंटीजन के ऊपर जोड़ देता है। अब अपन उसको एच एंटीजन और ये साथ वाले मॉलिक्यूल, इन दोनों को अब एच नहीं कह के क्या कहेंगे? ए एंटीजन। तो बेसिकली ए एंटीजन मॉडिफाइड एच एंटीजन है जिसके ऊपर कौन सी? ये शुगर चिपकी हुई है। अगर बी आई बी एलील है तो आई बी एलील भी एक तरह के एंजाइम को कोड करती है जो कि है गैलेक्टोसाइल एंजाइम, और ये क्या करती है? जो एच एंटीजन पे गैलेक्टोज को ऐड करती है, और अब एच एंटीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी एंटीजन में। लेकिन जो स्मॉल आई वाली है वो कोई कोडिंग नहीं करती, तो उसका जो एच एंटीजन है वो अनमॉडिफाइड ही रह जाता है। अब यहां पर देखो एक कंसेप्ट भी समझ में आता है कि कोई चीज डोमिनेंट क्यों होती है और कोई चीज रिसेसिव क्यों होती है। जब किसी पर्सन में आई ए और स्मॉल आई दोनों होंगे और उसकी सरफेस पे पहले से कैसी थी? एच एंटीजन, तो ये तो कुछ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक इस पे ये शुगर ऐड करना चाहेगा, ये तो कुछ करना ही नहीं चाह रहा। तो ये कुछ करना ही नहीं चाह रहा, तो किसकी चलेगी? जो करना चाह रहा है। बोले तो आई ए की चलेगी, इसलिए आई ए क्या है? डोमिनेंट है, और स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव। तो डोमिनेंट हमेशा वो एलील होता है जो कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, और अक्सर रिसेसिव एलील क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। अब अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ये आप चाहो तो नोट कर लेना, ठीक है। अगर किसी पर्सन में, अब हर पर्सन में दो एलील तो होंगे, वैसे टोटल तीन एलील है लेकिन एक पर्सन में तो दो ही एलील होंगे, ठीक है। तो अगर उसके दोनों एलील आई ए है तो ऑब्वियस थिंग है उनका एच मॉडिफाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए एंटीजन में, और वो कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप। अगर आई ए स्मॉल आई है तो ये तो एच को मॉडिफाई करेगा और ये कुछ करना ही नहीं चाहता, तो इसकी चलेगी, और ए एंटीजन बनेगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक ऐसे कैसे? आई बी होने पे बी एंटीजन और बी ब्लड ग्रुप, आई होने पे भी बी एंटीजन बनेगा, बी ब्लड ग्रुप। आई ए और आई बी होगा तो ये जो होगा ये दोनों ही अपना अपना काम करेंगे। ये कुछ एच एंटीजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ए में। ये कुछ एच एंटीजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बी में। तो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर दोनों स्मॉल आई है तो फिर एच के फॉर्म में रहेगा और वो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। इसके साथ एक चीज और क्लियर होती है कि आरबीसी की सरफेस पे ए और बी के अलावा और भी एंटीजन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते देखो,
अपन को अगर एग्जाम में क्या कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो अपन क्या करेंगे, तो पहले तो देखो कि क्या क्वेश्चन में ऐसे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वर्ड यूज कर रखे। अगर वो क्या है होमोजाइगस ए है तो उसका एलील का पेयर क्या लिखेंगे, आई ए कैपिटल्स वाले, ठीक है। और अगर हेट्रोजाइगस ले रखा है तो आई ए और स्मॉल आई लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा तो आपको दोनों एज्यूम करने और दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे आपको क्या है कि एक पर्सन है जो जिसमें फादर जो है वो होमोजाइगस है, कैसा है, होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप का है, और जो मदर है वो ओ ब्लड ग्रुप की है। तो होमोजाइगस ए का है तो अपन को उसके एलील के पेयर क्या लेना है, आई ए, और मदर के क्या लेना है, स्मॉल आई। फिर गैमेट बनाएंगे। गैमेट कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, कितने तरह के एलील है, ये दोनों सेम है तो एक तरह का ही गैमेट बनेगा, इसमें भी एक तरह का, और ये दोनों फ्यूज होंगे तो क्या होगा, आई ए स्मॉल आई। तो कैसा ब्लड ग्रुप होगा, पॉसिबल। अब इसमें पॉसिबल क्या है, इसमें तो एक ही है तो यही ब्लड ग्रुप के बच्चे होंगे, ए ब्लड ग्रुप के। सेकेंड केस है, अगर फादर मान लो हेट्रोजाइगस ए है और मदर ओ ब्लड ग्रुप की है, तो हेट्रोजाइगस ए है तो आई ए स्मॉल आई लेंगे। हेट्रोजाइगस के केस में क्या लेते हैं, आई ए स्मॉल आई लेते हैं। इस केस में इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक आई ए वाला और एक स्मॉल आई, और इससे तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा। अगर ये एलील मिक्स होंगे तो पर्सन का जो जो फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग होगी उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, आई ए स्मॉल आई। ऐसे केस में वो ए ब्लड ग्रुप का होगा, और ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा दे कि फादर ए ब्लड ग्रुप का है, मदर ओ ब्लड ग्रुप की है, तो आपको ये दोनों ही करना है और फिर बताना है कि उसके पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, ए और ओ, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐसे कह सकते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग बताओ। ऐसे कुछ क्रॉस मैंने आगे की स्लाइड में दे रखे हैं, आप उससे प्रैक्टिस करें और इसको भी आप नोट कर ले, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है आरएच सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपन आरएच सिस्टम। तो देखो आरएच सिस्टम जो था वो कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने किसमें डिस्कवर किया था, रिसस मंकी में। और क्योंकि ये एंटीजन रिसस मंकी में डिस्कवर हुआ तो इसके जो इनिशियल्स थे आर और एच, इसके बेसिस पे इसे क्या नाम दिया गया, आरएच एंटीजन। और बाद में पता किया गया कि ये आरएच एंटीजन ह्यूमन में भी होता है, और कहां पे होता है, वही आरबीसी की सरफेस पे होता है। तो जिन ब्लड में आरएच एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे आरएच पॉजिटिव, और जिनमें एब्सेंट है उन्हें अपन क्या कहेंगे, आरएच नेगेटिव। ये आरएच एंटीजन जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, अराउंड 49 टाइप्स के होते हैं। लेकिन जो मेजर टाइप है वो मेजर आरएच एंटीजन कौन से होते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। इनमें से भी सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो आरएच एंटीजन है वो कौन सा है, आरएच डी, जिसकी अपन यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरली देखो जब ए और बी एंटीजन किया था तो अपन ने साथ में ये भी किया था कि उनकी प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जनरली कोई भी एंटीबॉडी या ए ग्लूटिनिन प्लाज्मा में नहीं होता, पहले से नहीं होता। जबकि ए एंटीजन वाले में बी एंटीबॉडी पहले से होती है और बी एंटीजन वाले में ए एंटीबॉडी पहले से ही थी, ठीक है। इसको भी अभी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। If we transfer RH पॉजिटिव ब्लड इन RH नेगेटिव इंडिविजुअल, अगर इस RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH नेगेटिव में डालें तो इस RH देखो RH पॉजिटिव वाले ब्लड में तो कोई एंटीबॉडी होनी भी नहीं है क्योंकि उसमें तो एंटीजन है। इसमें एंटीबॉडी हो सकती है लेकिन पहले से नहीं होती। जब अपन इसका ब्लड इसके अंदर डालते हैं तो इसका जैसे ही ब्लड ये RH एंटीजन के एक्सपोजर में आता है तो इसकी बॉडी में क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे, ठीक है। तो बाद में वो एंटीबॉडी बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझे, इसे आइसो इम्यूनाइजेशन क्यों कहा, तो देखो आइसो इम्यूनाइजेशन तब कहते हैं जब डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ अनदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, किसी एक पर्सन में कोई एंटीबॉडी बने। और वो एंटीबॉडी क्यों बनी है, क्योंकि वो किसी और एंटीजन के एक्सपोजर में आई और वो एंटीजन किसी और का था लेकिन स्पीसीज सेम थी। तो सेम स्पीसीज के एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बनना आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसो इम्यूनाइजेशन। एक और चीज कि ये जो एंटीबॉडी बनेगी ये कौन से टाइप की होगी, आईजीजी टाइप की होगी। कौन सी होगी, आईजीजी टाइप की। अब मैं आपको यहां थोड़ी सी और चीजें समझाता हूं ताकि आप आइसो इम्यूनाइजेशन को अच्छे से समझ पाए।
देखो, जब अपन ने ए और बी ब्लड ग्रुप किया था, तो जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन था? ए, लेकिन उसकी प्लाज्मा में पहले से ही कौन सा एंटीबॉडी थी? बी एंटीबॉडी थी। तो वो आई कहां से? जब किसी ने ब्लड बाहर से ट्रांसफर ही नहीं किया, तो पहले से कहां से आई? इधर तो समझ में आ रहा है कि जब अपन यहां से इसमें डालेंगे तब एक्सपोजर होगा और तब एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन उसमें तो पहले से ही अपन लिख रहे हैं, तो वो आई कहां से? तो इसका देखो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन लिखवाता हूं, आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। और ये इसका कारण है कि एंटी ए और एंटी बी जो फॉर्म्ड होती है वो अपनी अर्ली लाइफ में ही फॉर्म हो जाती है। अब अर्ली लाइफ में फॉर्म होती है ये समझ में आ गया, लेकिन बनेगी कैसे? तो इसका कारण है कि ए और बी एंटीजन अपने ह्यूमन ब्लड की आरबीसी के अलावा कुछ फूड आइटम और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। जब वो फूड आइटम और बैक्टीरिया अपने अंदर जाते हैं तो अपनी बॉडी उन एंटीजन के टूवर्ड्स में क्या करती है? एंटीबॉडी बना लेती है। यही वजह है कि अपने अंदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पहले से प्लाज्मा में हो सकती है, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता। एक चीज और ध्यान से सुनना कि यहां पर जो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी जब मैंने बनाई थी, तो एंटीजन कौन सा था? किसी और स्पीसीज का था, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से बना था, और यही वजह है कि वो आइसो इम्यूनाइजेशन नहीं कहलाया। लेकिन यहां आरएच सिस्टम में क्या हुआ कि पहले से तो कोई एंटीबॉडी थे ही नहीं, जब बाहर से ब्लड आया तब क्या बने? एंटीबॉडी बने। और ये एंटीबॉडी क्यों बने? किसी एंटीजन के एक्सपोजर की वजह से बने, और वो एंटीजन किसी और इंडिविजुअल का तो था, लेकिन स्पीसीज सेम थी। तो सेम स्पीसीज के एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बनना आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। जबकि यहां पर एंटीबॉडी जो थी वो फूड आइटम और बैक्टीरिया की वजह से बनी थी, इसी वजह से इसे आइसो इम्यूनाइजेशन भी नहीं कहेंगे, और ये अर्ली लाइफ में बन जाता है, जबकि ये एक्सपोजर के बाद बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, एक नेक्स्ट टॉपिक है अपने आज का, ये अपना लास्ट टॉपिक लेते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोफाइटलिस और फिटलिस भी कह सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझे, आप बच्चों ने बहुत पहले भी ये पढ़ा होगा, लेकिन आप इसे अच्छे से देखना, मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो, इरिथ्रोब्लास्टोफाइटलिस बेसिकली एक हीमोलाइटिक डिजीज है, किसमें? न्यूबॉर्न में। कोई न्यूबॉर्न जो है उसमें हीमोलाइटिक, हीमो मतलब ब्लड और लाइटिक का मतलब टूटना, उसका ब्लड खराब हो रहा है, किसके अंदर? न्यूबॉर्न के अंदर। ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोफाइटलिस या फिटलिस। ये जनरली एक आइसो इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है, जब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो आरएच नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि उसका फीटस जो है वो आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखते हैं अपने क्या होगा यहां पर, अच्छे से समझना। देखो, सपोज करो ये फीटस का ब्लड है, और जो फीटस डेवलप हो रहा है वो कैसा है? आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, ए बी ओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है। ठीक है, तो वो आरएच प्लस है, और ये उसकी आरबीसी है, उसके सरफेस पे ये एंटीजन है आरएच डी एंटीजन। ये अपना प्लेसेंटल बैरियर, और ये मदर का ब्लड है, और ये सीन है फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय, और मदर के ब्लड की आरबीसी के ऊपर ये आरएच डी एंटीजन नहीं है, इसका मतलब वो कैसी है? आरएच नेगेटिव है। ठीक है, 9 मंथ का जो डेवलपमेंट होगा वो नॉर्मली होता रहेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वो डिलीवरी का टाइम आता है, तो उस समय प्लेसेंटल बैरियर जो होता है वो ब्रेक होता है। इसकी वजह से यहां का ब्लड यहां और यहां का ब्लड यहां थोड़ा मिक्स हो जाता है। लेकिन अपन फोकस करते हैं कि यहां से जो ब्लड इधर आएगा, जैसे ही ये ब्लड इधर आएगा तो क्या होगा कि यहां से कुछ आरबीसी इधर आ जाएगी, और जैसे ही वो आरबीसी इधर आएगी तो उनकी सरफेस पे क्या होगा? उनकी सरफेस पे एंटीजन होंगे, और इन एंटीजन की वजह से इस मदर के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होने लगेगा और एंटीबॉडी बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी? एंटीबॉडी बनने लगेगी। लेकिन जब तक ये आगे का काम होगा, ये फर्स्ट डिलीवरी हो चुकी होगी, क्योंकि ये तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन के समय प्लेसेंटल ब्रेक हुआ था, तो इस वजह से उसके फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद ये डिलीवरी तो हो गई, लेकिन मदर के अंदर क्या होगा? तो मदर के अंदर जैसे ही ये एंटीजन आएगा तो इसकी बी सेल जो है वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, और बी सेल एक्टिवेट होकर इम्यून रिस्पॉन्स देगी और सबसे पहले एंटीबॉडी बनेगी। हमेशा सबसे पहली एंटीबॉडी आईजीएम ही बनती है। थोड़ी देर बाद में क्या बनेगा? आईजीजी एंटीबॉडी बनेगी। क्या बनेगी? आईजीजी, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, और ये है अपनी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, ये आरएच एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, लेकिन ये सब बाद में हुआ, तब तक पहली डिलीवरी हो चुकी थी। अब देखो, सेकेंड डिलीवरी के समय, जब सेकेंड डिलीवरी होगी उस समय मान लो फीटस अभी भी आरएच पॉजिटिव है
और RH पॉजिटिव फीटस है तो उसकी सरफेस पे अभी भी कौन से होंगे, RH एंटीजन होंगे, ठीक है, ये अपने RH एंटीजन। और मदर का जो ब्लड है उसमें आरबीसी की सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है, ठीक है। और इसकी मदर के ब्लड में फर्स्ट डिलीवरी के कारण पहले से ही एंटीबॉडी है, कौन सी है, IgG, और वो कौन सी है, RH एंटीबॉडी है। और आपको शायद नॉलेज होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं, 5 तरह की जो एंटीबॉडी होती है उसमें से सिर्फ IgG जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसका मतलब ये डेवलपमेंट के समय ये एंटीबॉडी इसको क्रॉस करके यहां पर आ जाएगी, कौन सी, IgG होने की वजह से ये यहां पे आ जाएगी। और जैसे ही यहां पर आएगी ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के ऊपर चिपक के इन सारी आरबीसी का क्या कर सकती है, उनको उनका हिमोलाइटिक कर सकती है, ठीक है। और धीरे धीरे फीटस के ब्लड की आरबीसी खराब होने लगेगी। ये इस लेवल तक भी खराब हो सकती है कि फीटस मर सकता है, और या फिर फीटस हाईली एनेमिक, बोले तो उसमें बहुत ही हाई लेवल का एनीमिया वगैरह और दूसरी डिजीज हो सकती है। और इस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा, इरिथ्रोब्लास्टोफोइटिलिस, ठीक है। मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, हो सकता है आप में से किसी को डाउट हो कि यहां हो सकता था कि कोई दूसरा, जैसे इसका ब्लड ग्रुप ए है और मान लो इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वो एंटीबॉडी क्यों नहीं काम कर रही है ऐसे। तो कारण है कि वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgM टाइप की, और IgM प्लेसेंटा को क्या नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। और जबकि ये वाली कैसी है, IgG, जो प्लेसेंटा को क्या कर जाती है, क्रॉस। तो फर्स्ट डिलीवरी के कारण मदर की बॉडी में क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं, इसलिए फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सेकंड डिलीवरी के समय, जो सेकंड जब प्रेगनेंसी थी, सॉरी डिलीवरी क्या, सेकंड प्रेगनेंसी जो थी, उस दौरान IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में चले जाते हैं और फीटस की ब्लड की आरबीसी को खराब करने लगते हैं। और इस हिमोलाइटिक डिजीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोफोइटिलिस। रोगम के इंजेक्शन जो कि बेसिकली एंटी RH एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो ये आप ये डायग्राम तो यहीं से बना लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन है वो आप आगे से नोट कर लीजिए। इसके साथ अपन आज के टॉपिक को पूरा करते हैं। आज के टॉपिक पे अपन ने ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे जो पॉइंट थे वो किए। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पे आप अच्छे से मेहनत कीजिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।